हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग म्यूचुअल फंड कर रहे थे और म्यूचुअल फंड के अंदर ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमने प्रैक्टिकल किया था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर थ्योरी है और ये थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि क्या एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के। टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे 7 एडवांटेजेस म्यूचुअल फंड के बता रखे हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है जी। तो मैं एक एक करके आपको मतलब समझाता हूँ म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है स्टूडेंट म्यूचुअल फंड का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि हाईली प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बनाते हैं और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर अवेल द सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स who are backed by a dedicated investment research team which analyzes the performance and prospectus of companies and select suitable investment to achieve the objective of the scheme। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को सर्विस दी जा रही है वो सर्विस कौन दे रहा है, एएमसी दे रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर स्टूडेंट जो लोग बैठे हैं दे आर हाईली प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस्ड। और इन्होंने जो वो स्कीम्स बना रखी हैं वो एक रिसर्च करके, इनकी जो पूरी टीम है रिसर्च की, उन्होंने रिसर्च किया है उस स्कीम के ऊपर और फिर जाके वो स्कीम बनाई है। और स्टूडेंट सेलेक्ट सेलेक्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टर चाहता है इन्वेस्ट करना वो उस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और जो उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, हर स्कीम का स्टूडेंट अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा हम लोग लगाते हैं, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर हम पैसा लगाते हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होती है। मतलब कि एक सेक्टर के अंदर पैसा नहीं लगाया जाता। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी पैसा लगाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे 10,000 रुपए ले लिए, किसी से 15,000 रुपए ले लिए, किसी से 20,000 रुपए ले लिए। ऐसे कर करके उस स्कीम के लिए स्टूडेंट टारगेट होता है म्यूचुअल फंड का कि कितना इस स्कीम के लिए हमें फंड रेज करना है। अब मान लो कि वो 25 करोड़ रुपए फंड रेज करके कहाँ लगा दिया, स्टॉक मार्केट में। तो इसमें एक इंडस्ट्री के स्टॉक में नहीं लगाते, उसको पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर एक लाइन बोलते हैं हमेशा, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है जी। तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर स्टूडेंट हमेशा लाइन बोली जाती है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा लगाते हैं, जिससे कि वो हाईली क्या होता है, ग्रोथ होता है। और अगर बाई चांस किसी सेक्टर के अंदर अगर डाउनफॉल भी आ जाए तो उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्कीम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन अ नंबर ऑफ कंपनीज अक्रॉस अ बॉर्डर क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। दिस डाइवर्सिफिकेशन, इस डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारा रिस्क फैक्टर डिक्लाइन हो जाता है। और हम लोग सेम प्रपोर्शन, मतलब कि अलग अलग प्रपोर्शन में आपका पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर अचीव दिस डाइवर्सिफिकेशन थ्रू अ म्यूचुअल फंड। तो स्टूडेंट ये डाइवर्सिफिकेशन हम म्यूचुअल फंड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। विद द फार लेस मनी, कम पैसे होते हुए भी स्टूडेंट हम लोग इस डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट अगर एक कंपनी का शेयर आपको लेना हो, एग्जांपल के लिए रिलायंस का शेयर अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हैं तो 1200 रुपए में रिलायंस का शेयर आ रहा है। अगर आपको एमआरएफ का शेयर लेना है तो 60,000 रुपए 70,000 रुपए तक एमआरएफ का शेयर पहुंच गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीदोगे तो 1,000 रुपए में भी आप
क्या है उस स्कीम, अगर उस स्कीम में अलाउड है तो आप 1000 रुपीज से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर और इंडस्ट्रीज के अंदर आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाएगा। थर्ड एडवांटेज है स्टूडेंट कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है। इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड रिड्यूस पेपर वर्क, हमारा पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, सारा काम स्टूडेंट ऑनलाइन हो जाता है। इन्वेस्टर हेल्प इन्वेस्टर टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स सच एज बैड डिलीवरीज। अब स्टूडेंट जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर बैड डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर जो हम शेयर्स लेते हैं वो फिजिकल फॉर्म में लेते हैं। डिले, कोई पेमेंट का कोई डिले नहीं होता, जिस टाइम पे आपको बोला जाता है उसी टाइम पे पेमेंट आती है। आपको स्टूडेंट अननेसेसरी फॉलोअप, आपको कोई ब्रोकर और कंपनीज का कोई फॉलोअप लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z मिलती है। म्यूचुअल फंड सेव इन्वेस्टर टाइम, इससे स्टूडेंट इन्वेस्टर का टाइम सेव होता है एंड मेक इन्वेस्टमेंट इजी एंड कन्वीनियंट। फोर्थ एडवांटेज है स्टूडेंट रिटर्न पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में ग्रोथ हो जाएगी। कम से कम आपको 3-4 साल वेट करना होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर आप 3-4 साल, मीडियम बोले तो 3-4 साल, लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल 10 साल अगर आप वेट करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की काफी ग्रोथ नजर आएगी। तो ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। मीडियम का मतलब 3 से 4 साल के लगाएं और लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 5 साल के लिए आप पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड है पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ हायर रिटर्न एज दे इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज। फिफ्थ यहाँ पे स्टूडेंट जो एडवांटेज है लो कॉस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो लेस एक्सपेंसिव है, इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या है यहाँ पे म्यूचुअल फंड आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव वे टू इन्वेस्ट कंपेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट। तो डायरेक्टली स्टूडेंट आप कैपिटल मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ ब्रोकरेज कम है स्टूडेंट, यहाँ पे कस्टोडियन और अदर फीस यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे सीधे स्टूडेंट बस AMC अपना पैसा चार्ज करती है और स्टूडेंट जो पैसा आपने उस स्कीम में 10,000 लगाए, किसी ने 5,000 रुपए लगाए, किसी ने 1,000 रुपए उस स्कीम के अंदर लगाए, उस स्कीम का असली में स्टूडेंट जो साइज है वो 25 करोड़ का है। तो वो 25 करोड़ का खर्चा जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है वो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कराया था। जितने टाइम के लिए आप उस सिक्योरिटीज को होल्ड करेंगे उसके हिसाब से वो आपसे एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, जिससे वो एक्सपेंस आपके लिए बहुत लोएस्ट हो जाता है। स्टूडेंट सिक्स एडवांटेज है लिक्विडिटी। तो स्टूडेंट बहुत लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वैसे तो मैंडेटरी नहीं है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को लिस्ट कराना, ऑप्शनल है। बट स्टूडेंट जो यूनिट्स क्या है लिस्टेड है, यूनिट्स जो यूनिट लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर वो यूनिट्स तो आप बेच सकते हो, तो उनके अंदर हाईली लिक्विड है। इन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टर कैन गेट दियर मनी बैक। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी अपनी यूनिट्स को बेच सकते हैं और अपना पैसा रिलाइज कर सकते हैं कैश के अंदर। क्लोज एंडेड स्कीम में स्टूडेंट दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो क्लोज एंडेड स्कीम है इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है। अगर आप स्टूडेंट मैच्योरिटी डेट में बेचते हैं तो उस केस के अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एग्जिट लोड जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर बताया था वो आपको पे नहीं करना पड़ता, और अगर आप उससे पहले भी बेचना चाहते हैं तो जो भी आप प्रिवलेज मार्केट प्राइस है उसके अंदर आप बेच सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इन्वेस्टर कैन गेट रेगुलर इंफॉर्मेशन, आपको अपने इन्वेस्टमेंट की स्टूडेंट रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है on the value of their investment, in addition to disclose on the specific investment made by the scheme, the proportion of the investment in each class of asset and the fund manager investment strategy and outlook। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी पैसा आपका हमने मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके लगा रखा है
तो हम पूरा यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके अंदर पूरा डिस्क्लोज किया जाता है कि कितना पैसा आपका इक्विटी में लगा है, कितना पैसा आपका डेब्ट में लगा है, कितना पैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है। तो ये फुल डिस्क्लोजर होता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है स्टूडेंट एक एक चीज की इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है रिस्क फैक्टर इन्वॉल्विंग म्यूचुअल फंड। तो स्टूडेंट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इसी का उल्टा हो गया। पहले हम एडवांटेज कर रहे थे, अब स्टूडेंट खतरे क्या क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, हेलो हेलो, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। तो स्टूडेंट म्यूचुअल फंड कई बार फेस करता है फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर एंड नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। सबसे पहली है एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, लूजिंग फोकस ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ द की सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं, इस वजह से जो सिक्योरिटी बहुत ही हायर ग्रोथ की होती है स्टूडेंट, उसमें जो हमारा रिटर्न होता है वो हम लूज कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बताया कि हम लोग एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर के अंदर पैसा नहीं लगाते, हम लोग उसका डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट कई बार आपने देखा होगा कोई शेयर होता है मार्केट के अंदर जो बहुत ही ऊपर चला जाता है, ठीक है जी, तो वहां पे स्टूडेंट जो उसकी रिटर्न है वो यहाँ पे हम लूज कर जाते हैं। ज्यादातर हम पैसा स्टूडेंट ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ही लगाते हैं। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं स्टूडेंट, जैसे बीएसई सेंसेक्स है, 30 कंपनीज हैं जो उनका मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड होता है। निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज में अच्छा खासा ट्रेड होता है, तो इनको ब्लू चिप सिक्योरिटीज बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद भी स्टूडेंट अगर निफ्टी 50 के आगे भी कंपनीज होती हैं 51 से लेके 100 तक, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो पैसा है मेनली ब्लू चिप कंपनीज में ही लगता है। और जहाँ पे स्टूडेंट कंपैरिजन टू जो अदर कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है, वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट ब्लू चिप कंपनीज के अंदर ग्रोथ रेट कम होता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा रिटर्न होता है वो सिक्योर्ड होता है। और मिड कैप जो स्टूडेंट कंपनीज होती है वहाँ पे ग्रोथ रेट हायर होता है, बट जो हमारी इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट वो सिक्योर्ड नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप में जा सकती है। थर्ड है स्टूडेंट यहाँ पे necessity to effect high turnover through the liquidation of portfolio resulting in large payment of brokerage and commission। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर लार्ज पेमेंट है तो वहाँ पे ब्रोकरेज और कमीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हाईली लिक्विड पोर्टफोलियो होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड पोर्टफोलियो होगा स्कीम के अंदर, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वहाँ पे ब्रोकरेज और कमीशन ज़्यादा होती है। पुअर प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, स्टूडेंट कई बार प्लानिंग पुअर भी हो जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने सुना ही होगा। अनरिसर्च फोरकास्ट ऑन इनकम प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की जाती, तो ये भी हमारा एक रिस्क फैक्टर है। फंड मैनेजर बीइंग अनअकाउंटेबल, स्टूडेंट जो फंड मैनेजर है, जो एएमसी का मैनेजर है वो अनअकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल नहीं है पुअर रिजल्ट के लिए। फेलियर टू आइडेंटिफाई, उसको स्टूडेंट वो रिस्क फैक्टर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जो मार्केट के अंदर हो सकते थे, तो ऐसा कई बार हो सकता है। और अंडर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू पीयर्स, तो स्टूडेंट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो जो हमने उस स्कीम के अंदर जिन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाया है, वो वो जो स्कीम के अंदर जिन सेक्टर के अंदर हमने पैसा लगाया है वो सेक्टर के जो स्टूडेंट शेयर्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, तो हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस हो जाए। तो ये भी कई बार चांसेस हैं कि हमने जो डाइवर्सिफिकेशन की, जो हमने स्कीम बनाई वो अंडर परफॉर्मेंस हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व थे म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी हमने कंप्लीट किया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था। मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक दो टर्म्स लेना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक दो टर्म्स मैं आपको बता दूँ। वैसे मैंने अपने लेक्चर के अंदर बता रखा है इन टर्म्स को,
पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो टर्म लेने जा रहा हूँ, टैक्स सेविंग स्कीम। तो स्टूडेंट टैक्स सेविंग स्कीम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्कीम है उसके अंदर जो भी पैसा हमें रिटर्न मिलेगा वो टैक्स सेविंग होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है। जिस तरीके से स्टूडेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है मैंने बताया था उनका यूलिफ होता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का यू इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं और पेंशन स्कीम्स होती हैं। तो जब स्टूडेंट मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलता है तो ये टैक्स फ्री होता है हमारा। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो खास बात है वो खास बात क्या है कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है स्टूडेंट, इस पे आप हर महीने या आप क्वार्टरली भी या हाफ ईयरली भी क्या है आप पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप हर महीने इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, तो ये स्कीम जो होती है स्टूडेंट ये काफी लंबे टाइम के लिए ओपन रहती है। वरना तो स्टूडेंट कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जो जो भी म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट आता है न्यू फंड ऑफर, वो मिनिमम 15 डेज के लिए ओपन होता है। तो ये स्कीम तो स्टूडेंट पूरे साल के लिए ओपन रहती है, तो आप हर महीने इस स्कीम के अंदर पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक है हैज फंड्स। अब हैज फंड में क्या होता है स्टूडेंट, असली में हैज फंड का पहले स्टूडेंट मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे एग्जाम के अंदर ये आ जाता है। तो स्टूडेंट हैज फंड का क्या मतलब है, असली में एक सिलेक्टेड ग्रुप है इन्वेस्टर्स का जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो कि कम से कम स्टूडेंट 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट हैज फंड के अंदर क्या होता है कि हम एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये लोग जो हैं वो ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर मार्केट में पैसा लगाएंगे। और ये स्टूडेंट हैज फंड के अंदर जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि जैसे स्टूडेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है सेम ऐसी हैज फंड के अंदर होता है कि जो पैसा है जो यूनिट्स हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट करके इशू की जाती हैं। और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आ जाता है हेज फंड में और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो एक बार डिफरेंस को समझते हैं कि हेज फंड और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको म्यूचुअल फंड बता देता हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन पेन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स। हेलो हेलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बिटवीन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि पैड में प्रॉब्लम आ गई है दोबारा से। मैं यहाँ पे आपके लिए एक डिफरेंस बिटवीन बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन hedge fund and mutual fund। hedge fund and mutual fund। एक तरफ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा हेज फंड क्या होता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड के अंदर हम जो रेस करते हैं मनी वो किसके थ्रू करते हैं, न्यू फंड ऑफर के थ्रू। तो रेस मनी
फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक किसके थ्रू करते हैं, न्यू ऑफर, न्यू फंड ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट जो हम फंड रेज करते हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट से करते हैं। तो नो मनी, नो मनी रेस्ड फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पब्लिक से मनी रेज नहीं करते, आप लिख सकते हो दैट इज फंड रेज्ड फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फंड है वो प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज किए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस है स्टूडेंट, दे डोंट हैव सच स्ट्रिंजेंट रूल्स। यहाँ पे जो स्टूडेंट रूल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते। दे डोंट हैव सच stringent rules और यहाँ पे स्टूडेंट दे दे इन्वेस्ट ओनली इन द ब्लू चिप कंपनीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम पैसा लगाते हैं वो ओनली ब्लू चिप कंपनीज में लगाते हैं। दे इन्वेस्ट ओनली इन द ब्लू चिप कंपनीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम पैसा लगाते हैं वो ब्लू चिप कंपनीज में लगाते हैं। थर्ड डिफरेंस है स्टूडेंट, दे अपॉइंट एएमसी एज अ फंड मैनेजर। दे अपॉइंट AMC as a fund manager। और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा दे सेलेक्ट फंड मैनेजर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, दे सेलेक्ट फंड मैनेजर, दे सेलेक्ट फंड मैनेजर अमंगस्ट themselves। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा नो परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू फंड मैनेजर। यहाँ पे स्टूडेंट फंड मैनेजर को कोई इंसेंटिव नहीं दिया था, तो नो परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू फंड मैनेजर। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव देना होता है, तो आप लिख सकते हो दे गिव द परफॉर्मेंस इंसेंटिव, दे गिव द परफॉर्मेंस इंसेंटिव। स्टूडेंट नोट डाउन कर लो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज। दे गिव द परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू द फंड मैनेजर। फिफ्थ पॉइंट में आप आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लो। तो स्टूडेंट जो ट्रांसपेरेंसी है इज वेरी लो, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इज वेरी हाई।
ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई, हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये स्टूडेंट हाई कैसे होती है? दे डिस्क्लोज दियर एनएवी ऑन डेली बेसिस, दे डिस्क्लोज दियर एनएवी on daily basis। और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लेस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। दे डोंट हैव रिवाइव दियर एनएवी और पोर्टफोलियो टू पब्लिक एट लार्ज, तो ये स्टूडेंट पब्लिक को नहीं बताते। दे डोंट, पहले तो आप ये पॉइंट लिख लोगे, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लेस, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लेस, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम होती है यहाँ पे। साथ ही साथ दे डोंट रिवील, they don't relieve their NAV or portfolio to public at large। to public at large। 6 पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, यहाँ पे म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है 1996 आर एप्लीकेबल। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 आर एप्लीकेबल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेबी की जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती, बट तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन बन गई है स्टूडेंट 2012 में बनाई गई है, ये इज एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल होती है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने 6 डिफरेंस कर लिए म्यूचुअल फंड और हेज फंड के अंदर, क्योंकि एग्जाम में आ सकता था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हेज फंड में क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है लीवरेज फंड का, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था लीवरेज फंड। तो लीवरेज फंड में स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। लीवरेज फंड के अंदर स्टूडेंट जो म्यूचुअल फंड है उसकी जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है, ठीक है जी। तो उसने इन्वेस्टर से भी पैसा उठा लिया और उनको यूनिट्स इशू कर दी। मान लो स्टूडेंट इन्वेस्टर से 200 करोड़ उठा लिए, ठीक है जी, और उनको उसके बदले यूनिट इशू कर दी, और बैंक से भी जाके स्टूडेंट क्या है 200 करोड़ का लोन ले लिया। तो टोटल जो म्यूचुअल फंड है उसकी एएमसी के पास 400 करोड़ आ गए। अब स्टूडेंट ये 400 करोड़ क्या करेंगे, मार्केट में लगा देंगे डाइवर्सिफिकेशन करके,
और उसके बाद उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो 400 करोड़ स्टूडेंट मान लेते हैं, जम्पशन ले लेते हैं कि वो 800 करोड़ बन जाता है। अब 800 करोड़ स्टूडेंट आने के बाद हमने जो बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था वो पे कर देंगे, साथ में बैंक का इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब मान लो 200 करोड़ पे कर दिए बैंक को जो उससे लोन लिया था, और इंटरेस्ट का पैसा भी पे कर दिया, और उसके बाद मान लो कि हमारे पास नाना करते भी कम से कम आप मान के चलो 200 करोड़ का हमारा लोन हो गया पे, और 100 करोड़ का आप इंटरेस्ट मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी स्टूडेंट 800 में से 300 करोड़ चला गया, 500 करोड़ यहाँ पे स्टूडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो स्टूडेंट लीवरेज वर्ड का मैंने सिंपल सा आपको मीनिंग बताया था कि जो भी हम लोन लेते हैं तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट फैक्टर होता है उससे लीकेज होती है पैसे की। तो वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका जो फंड है उसके अंदर क्या है, लोन का पैसा है। तो हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे जो फंड है उसके अंदर हमने पैसा क्या कर रखा है, बोरोड कर रखा है। हैज फंड स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास एक एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है, और एक्सचेंज ट्रेड फंड के अंदर स्टूडेंट इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट एक्सचेंज ट्रेड फंड में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एएमसी क्या करती है, मार्केट से शेयर्स परचेज कर लेती है अपने खुद के पैसे से, अपने खुद के पैसे से मार्केट से क्या करती है, शेयर्स परचेज कर लेती है। उसके बाद इन्वेस्टर से पैसा मांगती है न्यू फंड ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू, और फिर उनसे पैसा रिसीव करती है, और उसके बाद स्टूडेंट इन यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देती है। और स्टूडेंट जैसे ओपन एंडेड स्कीम होती है उसी तरीके से जो इस फंड का साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और आप जो इसकी एनएवी होती है वो रियल टाइम होती है, मतलब आप कभी भी जाके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो आप कभी भी जाके बेच सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेली बेसिस पे आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा हाईली लिक्विड होता है ये एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ये भी स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर बस हमारा क्या रह गया, चैप्टर के अंदर बस स्टूडेंट लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, वो क्या है वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट पेपर में कुछ आ ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। ये सब मैंने आपको बता दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड कर लिए थे। अब स्टूडेंट हमें जो टॉपिक करना है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। तो ये टॉपिक हमें करना है स्टूडेंट, इसको ढंग से समझते हैं क्या कहानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो सेबी है, एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग। हेलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो सेबी है उसने म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस बना रखी है 1996, ठीक है जी, जिसमें 10 चैप्टर है और 12 शेड्यूल है इस रेगुलेशन के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट इस रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द वर्किंग को हम जो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, आपको पता है एक म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं होता, म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जाता है। और म्यूचुअल फंड स्टूडेंट हम चाहते हैं कि ये बेटर परफॉर्मेंस दे, इसकी सर्विसेज अच्छी हों, इसकी वजह से हमने ये रेगुलेशंस बनाई हैं। मार्केट के अंदर स्टूडेंट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है स्टूडेंट उसकी भी ऐसी स्कीम आती हैं जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही होती हैं, और कई बार आईआरडीए और सेबी में भी डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे इस रेगुलेशन के अंदर क्या क्या आपको प्रोविजंस मिलेंगे, ऑल स्कीम्स आर लॉन्च बाय एएमसी, नीड टू बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो स्टूडेंट जो भी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी स्कीम यहाँ पे लॉन्च करेगी न्यू ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो वो पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से क्या करवाएगी, अप्रूवल लेगी, और इसकी एक कॉपी स्टूडेंट ऑफर डॉक्यूमेंट की सेबी को भी फाइल की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से अप्रूवल लेनी है, उसके बाद एक कॉपी सेबी को फाइल करनी है। जो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है, न्यू फंड ऑफर है हमारा, शेल कंटेन, सारा डिस्क्लोजर होगा स्टूडेंट इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट द लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज मैंडेटरी, कहता है जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसकी लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होता है।
they should be listed on a recognized stock exchange within 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही स्टूडेंट क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमें इसकी लिस्टिंग करा लेनी है। पर यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है हाउएवर लिस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी। तो स्टूडेंट ये अगर हम 4 केसेस हैं यहाँ पे, 4 कंडीशन हमें बता रखी है, अगर हम ये सेटिस्फाई कर लेते हैं तो कह रहा है लिस्टिंग क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट कह रहा है जो स्कीम है ये प्रोवाइड्स कर रही है मंथली इनकम्स, या ये स्कीम वो है जो सीनियर सिटीजन, फीमेल या बच्चों या फिजिकली जो हैंडीकैप लोग हैं उनको बेनिफिट देती हैं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शनल होगा लिस्टिंग कराना। इफ द स्कीम इज डिस्क्लोजर, स्कीम के अंदर स्टूडेंट पूरा डिटेल डिस्क्लोजर है। रीपर्चेस ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे रीपर्चेस जो वर्ड लिखा है, जो हमने न्यू फंड ऑफर किया था यूनिट होल्डर को, वो दोबारा से जो स्टूडेंट एएमसी है वो परचेस कर लेगी। रीपर्चेस का मतलब ये है कि उन यूनिट्स को जैसे बायबैक होता है उसी तरीके से रीपर्चेस कर लिया जाएगा एएमसी के द्वारा। उसका पूरा डिस्क्लोजर होगा, पहले से बता रखा होगा कि एएमसी रीपर्चेस करेगी या नहीं करेगी इन यूनिट्स को। इफ द स्कीम इज ओपन फॉर रीपर्चेस विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो स्टूडेंट अगर स्कीम रीपर्चेस होगी तो वो ओपन रहनी चाहिए 6 महीने के लिए। इफ द स्कीम इज अ कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, स्टूडेंट कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि इसके अंदर हमारा जो पैसा है वो डेप्ट में भी लगा हुआ है, इक्विटी में भी लगा हुआ है, पर ज्यादा पैसा हमने किस में लगा रखा है, डेप्ट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि 80% पैसा हमारा डेप्ट के अंदर लगा हुआ है और 20% पैसा हमारा इक्विटी के अंदर लगा है। तो स्टूडेंट जो डेप्ट के अंदर पैसा हमारा लगा है वो सिक्योर्ड है, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतनी फिक्स्ड हमारी रिटर्न होगी। हमारी कैपिटल यहाँ पे कैपिटल जितना पैसा लगाएंगे उतनी हमें रिटर्न मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम्स कैन बी ओपन फॉर सेल। क्लोज एंडेड स्कीम स्टूडेंट जो यहाँ पे ओपन होंगी सेल के लिए, रिडम्पशन भी हम कर सकते हैं, रीपेमेंट भी हम ले सकते हैं अपने पैसे की, प्री डिटरमाइंड यहाँ पे स्टूडेंट फिक्स इंटरवल्स के अंदर, इफ मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल, रिडम्पशन एंड periodically डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट पहले से ही ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर, न्यू फंड ऑफर के अंदर पहले से ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर जो वो स्कीम एएमसी ने बना रखी है उसके अंदर पहले से बता देना चाहिए कि ये जो क्लोज एंडेड स्कीम है इसकी मैच्योरिटी इतने टाइम पीरियड की है, और अगर बिफोर मैच्योरिटी आप रिडम्पशन करवाओगे तो आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सारी बातें स्टूडेंट यहाँ पे पहले से डिस्क्लोज होनी चाहिए। यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये भी पहले से बताना होगा स्टूडेंट की जो हमारी यूनिट्स हैं क्लोज एंडेड स्कीम क्या वो ओपन एंडेड में कन्वर्ट होंगी। तो अगर वो होंगी तो स्टूडेंट उसके लिए हमें कंसेंट लेनी होगी मैच्योरिटी ऑफ यूनिट होल्डर के लिए, और ये सारी चीजें स्टूडेंट क्या होंगी, डिस्क्लोजर होना चाहिए इसका ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। अबाउट द ऑप्शन एंड पीरियड ऑफ कन्वर्जन पहले से बताना होगा। यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम में बी रोल्ड ओवर। रोल्ड ओवर का स्टूडेंट क्या मतलब है, रोल्ड ओवर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय अ मैच्योरिटी ऑफ शेयर होल्डर। तो स्टूडेंट क्या है, जो हमारी क्लोज एंडेड स्कीम है वो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ठीक है जी। अब इसका मैच्योरिटी जो पीरियड था वो 5 ईयर्स था। 5 ईयर्स खत्म होने के बाद दोबारा से शेयर होल्डर्स चाहते हैं, या जो यूनिट होल्डर बोल रहे हैं हम उन्हें, तो यूनिट होल्डर चाहते हैं कि हम दोबारा से इस स्कीम को रोल ओवर कर लें, इसी स्कीम को दोबारा से चलाया जाए, हम इस स्कीम के ऊपर दोबारा से पैसे लगाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ, एक स्कीम में आपने पैसा लगा रखा था, उसका 5 साल पूरा हो गया, आपके पैसे की ग्रोथ भी होगी। मान लो आपने 50,000 रुपए लगाए थे और 5 साल में वो 2.5 लाख रुपए बन गए, 2,50,000 रुपए हो गए। अब 2,50,000 रुपए को दोबारा से आप रोल ओवर करना चाहते हो, वही सेम स्कीम रहेगी, सारी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन सेम रहेगी, विद थोड़ी बहुत लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस होती है। तो उसके लिए मैच्योरिटी और जो शेयर होल्डर है उनकी अप्रूवल चाहिए होगी। स्टूडेंट यहाँ पे नो स्कीम अदर देन लिखा हुआ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मंथली हम लोग पैसा लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके अलावा जो भी स्कीम्स होती हैं वो मिनिमम 15 दिन के लिए ओपन होती हैं, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन and extension over the subscription that is intended to be retained
शुड बी स्पेसिफिक इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट जितना पैसा हम यहाँ पे मिनिमम कितना हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चाहिए उस स्कीम के अंदर, तो वो हमें पहले से ही ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर बताना पड़ेगा। और इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल एप्लीकेंट अप्लाई अप टू 5000 यूनिट्स मस्ट बी गिवन फुल अलॉटमेंट। तो जिन्होंने 5000 यूनिट्स तक अप्लाई किया होगा उन्हें हमें फुल अलॉटमेंट देनी होगी और उसके बाद हमें प्रो डाटा अलॉटमेंट करनी होगी। AMC is required to refund the application money if minimum subscription is not received, and also the excess over subscription within 5 days of the closure of subscription। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आता तो हमें वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एक्सेस ओवर द सब्सक्रिप्शन, जो भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, जो भी हमारे पास उसमें एक्सेस पैसा आया है, वो भी हमें क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन के विद इन 5 डेज पे करना होगा। क्लोज एंडेड स्कीम शुड बी वाउंड अप ऑन द रिडम्पशन डेट। रिडम्पशन डेट को स्टूडेंट वो वाउंड अप हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अनलेस इट इज रोल ओवर। अगर वो रोल ओवर नहीं है और 75% ऑफ यूनिट होल्डर of a scheme pass a resolution of winding up of the scheme if the trustee on the happening of the event required the scheme to be wound up and SEBI direction interest of the investor। तो स्टूडेंट यहाँ पे तीन चार बातें बोली हैं। सबसे पहली बात बोली है जो क्लोज एंडेड स्कीम है, जब उसका रिडम्पशन डेट होगा मतलब मैच्योरिटी पीरियड होगा उस टाइम पे वो वाउंड अप कर दी जाएगी, अनलेस अगर वो रोल ओवर नहीं होती। रोल ओवर का मीनिंग मैंने आपको बताया। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे 75% यूनिट होल्डर ये बोल देते हैं कि इस स्कीम को वाउंड अप करो, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट उस स्कीम को वाउंड अप करना पड़ेगा। और अगर स्टूडेंट ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि किसी एक इवेंट के होने से इस स्कीम को वाउंड अप करना चाहिए तो भी वो वाउंड अप हो जाएगी, या सेबी डायरेक्शन इशू करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर तो भी हम उस स्कीम को वाउंड अप कर सकते हैं। In addition, SEBI took over the various measures and issue guidelines to facilitate operation of mutual fund। As a part of these measures, mutual fund were allowed to invest in foreign debt securities। तो स्टूडेंट हम फॉरेन डेप्ट सिक्योरिटीज के अंदर भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग ADR GDR जो बाहर इशू हो रखे हैं उसके अंदर भी पैसा लगा सकते हैं विथ फुल। और स्टूडेंट जो बाहर का फॉरेन डेप्ट है उन सिक्योरिटीज के अंदर भी पैसे लगा सकते हैं विथ फुल कन्वर्टेबल करेंसी एंड विथ हाई फॉरेन करेंसी क्रेडिट रेटिंग। तो स्टूडेंट हमें क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है पहले उनसे क्रेडिट रेटिंग चेक करनी होगी, फिर जाके स्टूडेंट जो म्यूचुअल फंड है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा फॉरेन डेप्ट सिक्योरिटीज के अंदर इन द कंट्रीज। दे ऑल्सो अलाउड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी स्टूडेंट पैसा लगाया जा सकता है जिनकी ट्रिपल ए रेटिंग है। मोर ओवर गाइडलाइंस वर इशूड फॉर वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ NAV ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है उनकी वैल्यूएशन के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए भी एक यूनिफॉर्मिटी NAV फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट स्कीम के अंदर बना रखा होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनकी भी NAV निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारे यूनिट होल्डर को म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्टूडेंट आपको पता है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आजकल गोल्ड और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी हो रही है और टाइम टू टाइम स्टूडेंट सेबी इन रेगुलेशंस को अमेंड करता रहता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट की है 2006 जो परमिट करता है कि आप गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। द न्यू फंड स्कीम कैन इन्वेस्ट primarily in the gold and gold related इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो स्टूडेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें इतना बता दिया कि गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हम लोग पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेबी LODR जो रेगुलेशंस हैं वो AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी यूनिट्स स्टूडेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी तो LODR रेगुलेशन AMC के ऊपर लगेगी। क्योंकि सर
क्योंकि स्टूडेंट एएमसी क्या होती है, कंपनी होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होंगे, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट लिस्टेड कंपनी होगी शेल intimate the recognized stock exchange the information relating to daily NAV, monthly portfolio, half yearly portfolio of those scheme whose units are listed on recognized stock exchange in the format specified under SEBI mutual fund regulation and direction issued thereunder। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एएमसी है, एएमसी का काम क्या है भैया, एएमसी एक कंपनी है, तो एएमसी को क्या करना है कि जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसे सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे डिस्क्लोज करनी है कि जो भी यूनिट्स हैं जो कि लिस्टेड है उनका डेली बेसिस पे एनएवी क्या चल रहा है, मंथली हमारा जो एएमसी है उसने अपना स्कीम का पोर्टफोलियो क्या बना रखा है। तो ये सारा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना होगा, समझाना होगा कि जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पे स्टूडेंट सबमिट करनी होगी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इन द मैनर स्पेसिफाइड, तो सबसे पहले कहता है मूवमेंट इन यूनिट ऑफ कैपिटल दोस स्कीम्स हुज यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन। तो स्टूडेंट उनकी मूवमेंट्स की हमें यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है कि उनका मूवमेंट कैसा चल रहा है, अप एंड डाउन जो भी उनका मूवमेंट चल रहा है, कैसी ग्रोथ हो रही है स्कीम्स के अंदर। रेटिंग उनकी बतानी है हमें, उनकी रेटिंग कैसी चल रही है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनसे हमें रेटिंग भी करानी पड़ेगी अपने यूनिट्स की, और वो सारी चीजें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बतानी होंगी। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, स्टूडेंट यहाँ पे जो सेबी है वो हमारे ऊपर एएमसी के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, तो लिटिगेशंस भी चल सकती हैं। और अगर स्टूडेंट हमने उनका कोई ऑर्डर नहीं माना, ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेबी ऑर्डर भी दे सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत खतरनाक एक्शन हमारे अगेंस्ट एएमसी के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। डिसेमिनेटिंग ऑन वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टूडेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी डिसेमिनेट की जाएगी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में। तो जो भी जिस भी कंपनी की यूनिट्स यहाँ पे स्टूडेंट लिस्टेड होंगी और जो भी यहाँ पे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आप स्टॉक एक्सचेंज से जाके ले सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रही हैं, और इसके लिए तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था एक एसोसिएशन बना दी गई है एमफी। तो एमफी की वेबसाइट्स में जाके जो एसोसिएशन बनाई गई है स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया म्यूचुअल फंड्स की, आप उसकी साइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। साथ ही साथ ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे भी आपको मिलेगी, तो आप वहां पे भी जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर जो था म्यूचुअल फंड का वो भी कंप्लीट कर लिया। बस चलते चलते यही बोलना चाहूंगा, इस चैप्टर में जितना मैंने कराया स्टूडेंट उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला पेपर में, ये बिल्कुल 100% गारंटी है। सबसे पहले जो मैंने पहला लेक्चर कराया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा लेक्चर जो मैंने कराया उसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वही आपके एग्जाम में आएंगे। और तीसरा लेक्चर स्टूडेंट जो आज का मैंने कराया इसके अंदर कुछ टर्म्स जो मैंने करा दी, एक मैंने डिफरेंस बिटवीन हेज फंड और म्यूचुअल फंड के बीच में करवा दिया, वो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। बाकी स्टूडेंट असली में ये चीज भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट फिर भी हमारे कोर्स का पार्ट है तो मैंने आपको करा दिया। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।